Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. साथियों, इस सेशन के साथ ही आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस यूनिट का आप इम्पोर्टेंस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी, टीजीटी एंड यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल एग्जाम में भी देखेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड आपको स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम्स में आपको हर बार जो है अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक का नाम है, हमारी यूनिट का नाम है ज्योग्राफिक थॉट यानी भौगोलिक चिंतन। सो दिस यूनिट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम और इसकी एक कंप्लीट सीरीज ऑफ लेक्चर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आप सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीक, अरब और रोमन स्कॉलर्स जो थे, इनका ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद हम जो है कुछ मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड जो ज्योग्राफर्स थे इनको डिस्कस करेंगे, जैसे फ्रेंच ज्योग्राफर्स, आपके अमेरिकन ज्योग्राफर्स हैं, इसके अलावा आपके जर्मन ज्योग्राफर्स हैं, इसके अलावा आप इसमें ब्रिटिश ज्योग्राफर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एंड आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट दी सम मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशंस एंड ट्रेड्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी, जिसमें हम पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म, इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल से लेना मत भूलिएगा। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स और इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम इनका कंट्रीब्यूशन, ग्रीक जो आपका सिविलाइजेशन है इसका क्या रोल रहा है ज्योग्राफी में, इसको डिस्कस करेंगे। साथ में हम इसमें होमर और थेल्स, दो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स, इंपॉर्टेंट दो स्कॉलर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन की, तो ग्रीक सिविलाइजेशन जो है उसकी स्टार्टिंग होती है एजियन सी, जो है मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है। इस मेडिटेरेनियन सी का पार्ट जो एजियन सी है, इससे लगता हुआ जो एरिया है, इसमें आपके ग्रीक सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। इसके ये आपका ग्रीस का मेनलैंड एरिया है, इसके साथ ये पूरा आइलैंड वाला पार्ट है और ये है एशिया माइनर। तो इस एरिया में ग्रीक सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग जो ग्रीक सिविलाइजेशन की होती है वो मानी जाती है 1200 BC टू 30 BC तक ये सिविलाइजेशन मानी जाती है कि 1200 BC के आसपास इसकी शुरुआत होती है और 30 BC तक ग्रीक सिविलाइजेशन प्रॉपरली प्रॉस्पर होकर चलती है। ठीक है। अब जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, इससे पहले एक्चुअली इस एरिया में और भी सिविलाइजेशन रही थी। जैसे यहां पहले अर्ली अगर आप देखोगे तो 3000 से 2000 BC के आसपास यहां एक आइलैंड है, क्रीट आइलैंड है। इस क्रीट आइलैंड के अंदर मिनोअन सिविलाइजेशन थी। तो मिनोअन सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ ग्रो हो चुकी थी इससे पहले। इसके बाद में ग्रीस का जो मेनलैंड वाला एरिया है, इसके अंदर माइसिनियन सिविलाइजेशन आती है 2000 BC से 1200 BC तक। यानी कि माइसिनियन सिविलाइजेशन के बाद स्टार्ट होती है आपकी ग्रीक सिविलाइजेशन। और ग्रीक सिविलाइजेशन जो है इसका 1200 BC से लेकर के और 800 BC तक का जो टाइम है, इसे डार्क एज कहा जाता है। डार्क एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम में यहाँ पर कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग स्टेट में थी और इसका कोई बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे सिविलाइजेशन का हुआ नहीं था। तो इसको डार्क एज कहा जाता है, 1200 BC टू 800 BC। 800 BC के बाद का जो पीरियड है इसको बोला था आर्केइक एज, पुरातन काल। इसमें थोड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और इस टाइम में यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे सिटी स्टेट्स बनने लगते हैं जिन्हें पॉलिस कहते हैं। जैसे मेगालोपोलिस होता है, मेट्रोपोलिस होता है, ऐसे कुछ सिटी स्टेट्स बनने लग जाते हैं यहाँ पे। और साथ में यहाँ पर आर्किटेक्चर में, यहाँ पे आर्ट में, और आपके साइंस में, ट्रेड में, कॉलोनाइजेशन में, इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चलता है आपका 500 BC तक का आर्केइक एज का पीरियड। बट इसके बाद का जो पीरियड है इसको बोला जाता है क्लासिकल पीरियड और ये गोल्डन पीरियड है ग्रीक सिविलाइजेशन का। और इस पीरियड को हम हेलेनिक पीरियड भी कहते हैं।
ठीक है। जो 500 बीसी से लेके और 323 बीसी तक का जो टाइम है, इसको हेलेनिक पीरियड भी कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में है जो हेलेन जो वर्ड था, हेला, वो होता था ग्रीस के लिए, तो उसी से वर्ड निकल के आया है हेलेनिक पीरियड। तो हेलेनिक पीरियड जो 500 बीसी से और 323 बीसी तक का पीरियड था, ये ग्रीक सिविलाइजेशन का क्लासिकल पीरियड था, जिसमें इस पीरियड के अंदर ग्रीक सिविलाइजेशन एक बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी थी। ये देख सकते हैं आप, एक्सटेंशन देख सकते हो ग्रीक सिविलाइजेशन का, कि इसने पूरा आपको ग्रीस और इसके आसपास का एरिया कवर कर लिया। यहाँ पे मेडिटेरेनियन कोस्ट में जो यूरोप का एरिया है, जिसमें इटली है, फ्रांस है, स्पेन, ये एरिया कवर किया। इसके साथ साथ इसने अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट को कवर किया और एशिया माइनर और ब्लैक सी तक का पूरा रीजन जो है इसके अंडर में आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, ये सब कवर कर लिए। यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, क्रीट आइलैंड है, इसको ले लिया, ठीक है। साइप्रस है, ये आ गया। ब्लैक सी का सराउंडिंग का पूरा एरिया ले लिया है। इसके अलावा एशिया माइनर या एनातोलिया का जो रीजन है, जिसे आयोनिया भी कहते हैं, या पास में आयोनियन सी की वजह से, तो इसको भी आप क्या कहोगे, इस एरिया में भी ग्रीक सिविलाइजेशन थी। तो 500 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन एक बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी थी। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि कुछ ऐसे यहाँ पर रूलर्स हुए जिन्होंने एक्सटेंशन की पॉलिसी को अपनाया। जैसे एक तो थे किंग फिलिप, ठीक है। किंग फिलिप ने मैसिडोनिया जो है उसको भी अपने अंडर में ले लिया था, मैसिडोनिया को जीत लिया था, तो इसने अपना नॉर्थ तक एक्सटेंशन यहाँ किया। और ये इसके जो बेटे थे, जो इनके सन थे, अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसे कहते हैं, वो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे रूलर हुए। इनके टाइम तक ग्रीक सिविलाइजेशन जो है वो बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी थी, जिसमें अफ्रीका को भी ले लिया था, पूरा इजिप्ट तक का एरिया, यहाँ तक का एरिया ले लिया। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो है वो एशिया का वेस्टर्न पार्ट कवर करते हुए एक बड़े एरिया को कवर किया। तो इस पीरियड के अंदर साइंस में, आर्किटेक्चर में, टेक, और इसके साथ साथ यहाँ पे लिटरेचर के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, इन सब के अंदर जो है फिलोसफिकल नॉलेज जो है इसमें बहुत ग्रोथ हो गई थी, ठीक है। तो गोल्डन एज है इसका क्लासिकल पीरियड, जिसको हेलेनिक पीरियड भी कहा जाता है, जो चला जब तक अलेक्जेंडर की डेथ नहीं हो गई। तो अलेक्जेंडर की डेथ होती है 323 बीसी में, तब तक के पीरियड को जो है वो क्लासिकल पीरियड माना जाता है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम था ग्रीक पीरियड, ग्रीक जो किंगडम था अलेक्जेंडर के टाइम में, और इस वजह से यहाँ पर एक प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी जो है वो देखने को मिल रही थी। इसके बाद का जो पीरियड है इसको 323 बीसी से बाद का जो पीरियड है, उसमें फिर इसकी धीरे धीरे डिक्लाइनिंग स्टेट स्टार्ट होती है। और जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई, तो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद इस किंगडम को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसी के जो सेनापति थे उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ते हैं सेल्यूकस निकेटर, तो उसने जो है वो अलग रूल स्टार्ट किया। तो इसमें देखोगे तो ये जो इजिप्ट वाला पार्ट है ये अलग चला गया, इधर एशिया माइनर और इसके आसपास का जो रीजन है ये अलग चला गया, इधर ग्रीक और इधर का जो एरिया है वो अलग राज होने लग गया। तो ऐसे करके इन्होंने अपना अलग अलग पार्ट में इनको डिवाइड कर लिया, और इस वजह से जो है अब ग्रीक सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइनिंग स्टेट में होने लगी। कुछ एक्सटर्नली जो है इनके ऊपर थ्रेट भी आने लगी। तो इससे आगे का जो पीरियड है वो एंडिंग का पीरियड आ जाता है इसमें, कि 323 बीसी के बाद ये डिक्लाइन होने लगा, और जितने भी ग्रीक के जो सिटी स्टेट थे उन्होंने सबने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी, इसको अलग अलग राजाओं ने इसको बांट लिया, ठीक है। इसको बोला जाता है हेलेनिस्टिक पीरियड। यहां देखो आप, इसको बोला जाता है हेलेनिस्टिक पीरियड। हेलेनिस्टिक मतलब होता है कि हेलेनिक पीरियड जैसा ही, तब लाइक ग्रीक सिविलाइजेशन, एक्चुअल जो ग्रीक सिविलाइजेशन है वो यहां तक है, हेलेनिक पीरियड तक। इसके बाद हेलेनिस्टिक हो गया, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, ग्रीक जो किंगडम है वो अलग अलग पार्ट्स में बट गया था। तो 323 बीसी तक का हेलेनिक पीरियड है, और 323 से 30 बीसी तक का हेलेनिस्टिक पीरियड है। अब देखिए, जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, इस ग्रीक सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। इस पीरियड को अगर आप बात करोगे, जो इसका क्लासिकल पीरियड था, इसमें पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रीक जो है इनका रोल बहुत ज्यादा था साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट में, आर्किटेक्चर के अंदर। इसके अलावा एथेंस में भी आप देखोगे
तो गेम्स होते थे, ओलंपिक गेम्स होते थे, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी इन्होंने काफी कुछ सिद्धांत दिए। तो ऐसे करके ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है और क्लासिकल पीरियड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो ग्रीक पीरियड था इसके अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि भाई उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि ज्योग्राफी कोई अलग सब्जेक्ट रहा हो। ज्योग्राफी कोई अलग सब्जेक्ट नहीं था। उस टाइम स्कॉलर्स हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, और वो सिर्फ ज्योग्राफी पे ही नॉलेज नहीं रखते थे, वो हर चीज पे नॉलेज गेन करने की कोशिश करते थे और अपनी थ्योरीज देते थे, अपने विचार रखते थे। जैसे वो कॉस्मोलॉजी पे भी डिस्कस करते थे, वो ज्योग्राफी को भी डिस्कस करते थे, वो पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करते थे, वो वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को भी डिस्कस करते थे। हर चीज़ पे उनका डिस्कशन होता था। तो इन्होंने इसके अलावा मैथमेटिकल डिस्कशन भी चलते थे, साइंटिफिक और मैथमेटिकल। तो ज्योग्राफी इस पीरियड में जो है वो क्या माना जाता था, इस पीरियड में इसको ब्रांच ऑफ नॉलेज माना जाता था। ज्योग्राफी को एक्चुअल में कोई ज्योग्राफी वर्ड नहीं था, बट ब्रांच ऑफ नॉलेज माना जाता था, जिसके अंदर हम कॉस्मोलॉजी को डिस्कस करते हैं, यानी कि खगोल विज्ञान, तारों से रिलेटेड चीजें, ग्रहों से रिलेटेड चीजें। इसके अलावा किसी एरिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर का निर्धारण करना, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेज, जो अलग अलग लोकेशंस हैं उनका डिस्क्रिप्शन देना है कि वहाँ पे कैसी ज्योग्राफी है, वहाँ पे कैसा आपको जियोमॉर्फोलॉजी मिलेगी, कैसा क्लाइमेट है वहाँ पर, कैसे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनकी किस तरीके की लाइफस्टाइल है, ठीक है, उसको डिस्कस करना। माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्राइब्स हैं, ऐसे अलग अलग नेशंस और अलग अलग प्लेसेस की डिस्कशन को ही क्या माना जाता था, ज्योग्राफी माना जाता था, ठीक है। और इस पीरियड के अंदर देखो तो एक अच्छी बात ये थी कि जो पूरा वर्ल्ड जो था ना, हैबिटेबल वर्ल्ड, बहुत लिमिटेड था। मतलब मेडिटेरियन सी के आसपास का जो रीजन था ना, ये ग्रीक ज्योग्राफर्स, जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, बस उसी एरिया को जानते थे। तो उस लिमिटेड एरिया के ही बारे में इनको नॉलेज गेन करनी थी, और उस एरिया में इतनी सारी चीजें नहीं थी कि इनको समझने में मुश्किल भी आए। तो इसलिए ये इजीली जो है वो इनके समझ में आ सकती थी, इन स्कॉलर्स के, ठीक है, इनकी समझ में आने के लायक थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको एरिया कवर नहीं करना था। ज्यादा जो एरिया के बारे में तो जानते ही नहीं थे। ये जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, उसको मानते क्या थे, मेडिटेरियन सी के आसपास का जो रीजन है, सिर्फ इसी को मानते थे कि यही दुनिया है, ठीक है। इसके अलावा जो ईस्टर्न साइड का है, ईस्ट एशिया का जो पार्ट है, इसके बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं थी। अफ्रीका का सदर्न जो सेक्शन है, इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की कोई नॉलेज नहीं थी। इवन इनको यूरोप की भी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री जो है उसका भी कुछ अता पता नहीं था। तो इसलिए इनके लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं थी, इनको एक लिमिटेड वर्ल्ड को ही समझना था। इसके अलावा जो ग्रीक ज्योग्राफर्स थे उनके साथ अच्छी बात ये रही कि इनसे पहले जो कुछ सिविलाइजेशन आई थी, जो एशिया के रीजन में आई थी या फिर जो इजिप्ट के रीजन में आई थी, इन लोगों ने जो नॉलेज गेन की, उस नॉलेज से भी ग्रीक सिविलाइजेशन को बेनिफिट हुआ। इन लोगों ने भी वो नॉलेज को गेन किया। जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉमी है, ज्योमेट्री है, टिग्नोमेट्री है, इन सब से रिलेटेड जो नॉलेज है ना, वो सुमेरियंस, इजिप्शियंस, फोनिशियंस और असीरियन से इन्होंने गेन की थी, ठीक है। इनसे पहले आए थे सुमेरियन, इजिप्शियन, फोनिशियन और असीरियन आए थे, उन सबसे भी इन्होंने नॉलेज ली थी, ठीक है, जो इनके एरिया के आसपास के एरिया में ही थे। जैसे 5000 बीसी में सुमेरियंस जो लोग थे, इन्होंने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन स्टार्ट की, जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती है, ठीक है। सो मेसोपोटामियन से इन्होंने जो नॉलेज गेन की वो भी इनके काम आई। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, यूफ्रेटस और टिग्रिस जो दो रिवर हैं, ये देख लीजिए। यहां पर आप देखोगे तो ये है सुमेरियंस का एरिया, जिसमें ये आपकी आ रही है यहां पर टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटस रिवर, ठीक है। इस रिवर के आने की जो सदर्न वैली है, यहां पर जो आज का इराक वाला रीजन है, यहां पर जो है क्या है, सुमेरियंस ने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग की, ठीक है। और इस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है, इससे ही, इसमें जो सुमेरियंस थे, इसके बाद इसमें असीरियंस आ गए, ठीक है। सुमेरियंस आए पहले, फिर असीरियन आए, ये भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का पार्ट बन गए। फिर इसके बाद आए आपके यहाँ पे अकेडियंस आए, ये अकेडियंस भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का पार्ट बन गए। इसके बाद बेबीलोनियंस आए, और इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने कुछ ना कुछ काम जो है वो एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में, मैथमेटिक्स के सेक्टर में, या फिर आप बात कर सकते हैं क्लाइमेट के सेक्टर में, या फिर जो ज्योग्राफिकल आपको नॉलेज गेन करना है, जो अलग अलग प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन देना है, वो दिया इन्होंने। और
इन सबको, क्योंकि यहां ज्यादा दूर नहीं था ग्रीक सिविलाइजेशन, एक टाइम बाद इस एरिया में पूरे में फैली थी, तो इससे जो नॉलेज है वो भी इनको गेन हुई, इससे भी नॉलेज मिली इनको। इसके बाद फोनिशियन आए, फोनिशियंस जो थे वो भी आए। फोनिशियंस ने देखो आज का ही आपका लीबिया, सीरिया, इसके अलावा यहाँ का जो पूरा रीजन है आपका इजराइल का, फिलिस्तीन का, ये पूरे एरिया को कवर कर लिया। ठीक है, इस पूरे एरिया के अंदर कौन आए? फोनिशियंस आए। और फोनिशियंस जो थे इस रीजन में जब ये आए तो इनसे भी इन्होंने नॉलेज ली। ठीक है, तो इस तरीके से इनको मेसोपोटामियंस में जो असीरियन है, अकेडियंस है, बेबीलोनियंस है, सुमेरियंस है, इन्होंने जो काम किया वो इनको भी बेनिफिट दिया। ठीक है, अब देखो इसमें एक बेनिफिट ये था, जैसे सुमेरियंस जो थे, सुमेरियंस ने इसमें 3300 बीसी के आसपास एक राइटिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट की थी, यानी कि लिखने की कला विकसित की। और दिस राइटिंग स्क्रिप्ट वाज नोन एज क्यूनिफॉर्म राइटिंग। क्यूनिफॉर्म राइटिंग में क्या किया जाता था कि ऐसे एक क्ले की एक पट्टिका बनाई जाती थी, क्ले की एक शीट लेते थे और क्ले की शीट के ऊपर जो है वो डिपिक्ट करते थे, ऐसे कुछ गोदते थे वेज शेप में। कैसे? वेज शेप में गुदाई होती थी इसके ऊपर, और इसको प्रेशर लगा के जब ये बनाते थे तो इससे कुछ ऐसी राइटिंग करते थे, इसको क्यूनिफॉर्म राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्यूनिफॉर्म राइटिंग की स्टार्टिंग जो है वो किसने की थी? सुमेरियंस ने की थी 3300 बीसी में, ये याद रखना। तो क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो मिली इनको, इस क्यूनिफॉर्म राइटिंग से इनको ये पता चला कि लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो लिखने की कला जो है वो पहले ही डेवलप हो चुकी थी। किसने कर दी थी? सुमेरियंस ने कर दी थी, क्यूनिफॉर्म राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे, इससे आगे जब आप बढ़ोगे तो इस सिविलाइजेशन जो थी, जो आपकी मेसोपोटामिया, इसमें एस्ट्रोनॉमी पे भी काम शुरू हो चुका था। यानी ये लोग जो है वो तारों, नक्षत्र, जो आपके स्टार्स हैं, प्लेनेट्स हैं, इनके ऊपर भी डिस्कशन करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो इस वजह से इनको वहां से भी नॉलेज मिल रही थी, सुमेरियन से भी नॉलेज मिली थी इनको। ठीक है, ग्रीक सिविलाइजेशन वालों को, क्योंकि कुछ ना कुछ इन लोगों ने इन्वेंट किया ही था, कुछ ना कुछ तो इन्होंने अपने विचार दिए ही थे इन सब चीजों के बारे में। इसके बाद 3150 बीसी जो है, इसमें जैसे हमने देखा कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप हो गई, और ये बहुत अच्छी अर्बन सिविलाइजेशन थी, अच्छे से डेवलप्ड थी। ठीक है, तो एक नगरीय सभ्यता थी। तो अर्बन सिविलाइजेशन की अच्छी बात यह थी कि ये लोग जो है वो बहुत एडवांस थे अपने टाइम में। जैसे इन्होंने एक सन कैलेंडर डेवलप किया था। ठीक है, सन कैलेंडर का मतलब था कि इनको तिथि निर्धारण, डेट डिसाइड करना, समय डिसाइड करना, इसका इनको नॉलेज था। ठीक है, तो अपने आप में उस टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने सन कैलेंडर डेवलप कर लिया था। इसके अलावा इनको एस्ट्रोनॉमी की बहुत अच्छी नॉलेज थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मकान बनाना, कपड़े बनाना, ज्वेलरी बनाना, इरिगेशन, इन सब की किसको नॉलेज थी? इजिप्शियंस को नॉलेज थी। और वहां से ग्रीक सिविलाइजेशन बड़े इंस्पायर हुए, उन लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ग्रीक स्कॉलर्स को इस सब ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो ग्रीक सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट जो था उसमें सुमेरियन, अकेडियन, असीरियन और इसके साथ साथ आपके बेबीलोनियन और इजिप्शियन लोग जो थे, इनका बहुत रोल था। इसके बाद एक सिविलाइजेशन आई, फोनिशियन सिविलाइजेशन। मैंने जैसे फोनिशिया के लोग बताए आपको, जो यहां पर आपका इस पूरे रीजन में देखोगे, यहाँ पे लेवेंट सी है, आज भी है लेवेंट सी। तो लेवेंट सी के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, इसको आज भी लेवेंटाइन बोलते हैं, लेवेंटाइन स्टेट्स कहते हैं इसको, जिसमें सीरिया है, इजराइल है, आपका फिलिस्तीन है, लीब है ना, और इसके साथ साथ आपका ये पूरा जो एरिया है इसको बोला जाता है। तो लेवेंटाइन स्टेट जो है फोनिशिया के अंडर में आया। तो फोनिशियंस जो थे वो कोस्टल रीजन में फैल गए, आपके आज के लेबनान, सीरिया, इजराइल और पैलेस्टीन के एरिया में। ठीक है, और ये लोग जो है वो बहुत अच्छे सेलर थे, नाविक बहुत अच्छे थे, और मर्चेंट थे। मर्चेंट मीन्स ये व्यापारी थे। सो सेलर्स एंड मर्चेंट होने की वजह से इनको क्या था, ये दूर दूर तक यात्राएं करते थे, ट्रेवल बहुत करते थे, और इस ट्रेवल से इन्होंने जो नॉलेज एक्वायर की वो भी इनके जोग्राफिकल नॉलेज को बढ़ाया उसने भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े बड़े पोर्ट्स और सिटीज बसाए। पोर्ट्स और सिटीज क्यों बताया, ये देख लीजिए। जैसे इन्होंने सबसे पहले ये एरिया कवर किया, और यहाँ पे इन्होंने देखो टायर, सिदोन, ऐसे 2 शहर तो यहां बसाए इन्होंने, और भी शहर बसाए। एक इंपॉर्टेंट इन्होंने यहां पे बसाया कैडीज, इसको गैडीज भी कहते हैं, कैडीज कह लो चाहे गैडीज कह लो, एक ही बात है।
ठीक है। तो कैडीज या गैडीज यहाँ स्पेन के कोस्ट पे यहाँ पे बसा दिया। आप देखो कितना अच्छा ट्रेड रूट है जहाँ पे इन्होंने बसाया। इसी तरह से ये इधर आए तो इन्होंने यहाँ आने के बाद एक ये बसाया, यूटिका बसाया, कार्थेज का बसाया, तो ये इन्होंने बसाया। ठीक है। तो ट्यूनीशिया जो है, आज का जो ट्यूनीशिया है कंट्री, इसके अंदर यूटिका और कार्थेज को बसाया इन्होंने। तो ये लोग जो है उन्होंने टायर, सीदोन, गेडीज बसाया। इसके अलावा कार्थेज और यूटिका दो प्रेजेंट डे जो ट्यूनीशिया में है, दो सिटी इन्होंने बसाए, पोर्ट और सिटीज डेवलप किए। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना था? ट्रेड करना था। तो इनके ट्रेड रूट्स देखो आप, पूरे एरिया में ट्रेड करते थे। यानी कि जो फोनिशियंस आए थे, इन फोनिशियन लोगों को इस पूरे एरिया के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स की जानकारी थी। और इसी के साथ साथ क्योंकि ये ट्रेवल बहुत करते थे, तो इन लोगों को उस टाइम के क्या था, उस टाइम के जो विंड की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, ओशियन करंट कौन से चल रहे हैं, वेदर कैसा चल रहा है किस जगह, और तारे जो हैं उनको देख के, स्टार्स जो थे उन स्टार्स को देख करके चलते थे कि किस स्टार की डायरेक्शन क्या है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर लेते थे कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है। यानी कि इनको एस्ट्रोनॉमी की भी नॉलेज थी, इनको क्लाइमेटोलॉजी की भी नॉलेज थी, इनको जियोमॉर्फोलॉजी की भी नॉलेज थी, सब जगह, और इनको ओशनोग्राफी की भी नॉलेज थी, इनको सब नॉलेज थी इन चीज़ों की। तो इन नॉलेज को इन लोगों ने, इन लोगों से इन लोगों को नॉलेज आगे ट्रांसफर हुई। बट एक चीज़ याद रखना, ये फोनिशियन जो सिविलाइजेशन थे, ये बहुत ही सीक्रेट सेलर्स थे, ये बहुत सीक्रेट मर्चेंट थे, ये हर जगह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे। वो इसलिए नहीं करते थे ताकि कोई और उन एरियाज में जाकर ट्रेड ना कर ले, इनके ट्रेड एरियाज को कैप्चर ना कर ले। इसलिए जो आइलैंड्स थे उनकी ज्यादा नॉलेज किसी को शेयर करते नहीं थे, बहुत सीक्रेट सेलर्स थे। ठीक है। फिर भी इनसे बहुत जानकारी जो है वो मिली, क्योंकि इन्होंने अलग अलग शहर बसाए थे। ठीक है। तो ये सब था जिसकी वजह से ग्रीक और जो आगे फिर रोमन स्कॉलर्स आए, इन लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छे लेवल का एक ज्योग्राफिकल नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश की। और ये वो टाइम था जब जो यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वो, और वेस्टर्न यूरोप जो है वो बहुत पुरानी स्टेज में, प्राइमेटिव स्टेज में जी रहा था, बैकवर्ड था। ठीक है। चाहे आप उस टाइम अगर आप देखोगे तो आपका जो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, या फिर आपका नॉर्दर्न साइड का जो का आप ले लो, क्या बोलेंगे हम, जो यूरोप है, ये जो है वो बहुत बैकवर्ड स्टेट में थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे। तो इन सबके टाइम पे भी ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स बहुत अच्छे से नॉलेज एक्वायर कर पाए, ज्योग्राफिकल नॉलेज, बिकॉज ऑफ दी ओल्ड सिविलाइजेशंस जिनके ये कांटेक्ट में आए। और इसके साथ साथ ये जो एरिया जो है वो एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि यहाँ मेडिटेरेनियन सी था, एजियन सी था, और उसके सराउंडिंग के पूरे लैंड एरिया में आप आराम से जो है सेलिंग के थ्रू आप, यानी कि नाव के थ्रू, आप बोट्स के थ्रू जा सकते थे। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ज्योग्राफिकल जो नॉलेज जो थी, जो इस टाइम में इनको मिली थी, वो हालांकि सिर्फ लिमिटेड कहां तक थी, जो आपका एजियन सी और जो ग्रीस के आसपास के आइलैंड्स और जो आपके नेशंस है वहीं तक की ही सराउंडेड थी, ज्यादा आगे तक नहीं थी। पर फिर भी इन्होंने एटलीस्ट उस एरिया के बारे में अच्छी नॉलेज एक्वायर की और उन पे एक्सपेरिमेंट किए, जिससे मैथमेटिक्स के एरिया में, फिलॉसफी के एरिया में, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, हर एरिया में इन्होंने वर्क किया। क्लियर है। और इनका मेन कंट्रीब्यूशन अगर देखें ना ग्रीक स्कॉलर्स का, तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन जाता है थ्योरी बिल्डिंग। इन्होंने सिद्धांत बनाए और फिर उन सिद्धांतों की टेस्टिंग की, हाइपोथेसिस जो बनाई उसकी टेस्टिंग की। अलग अलग इन्होंने क्या किए, अलग अलग इन्होंने पहले थ्योरीज बनाई, फिर उसके साक्ष्य इकट्ठे किए, एविडेंसेस लिए, और फिर इनको पैरामीटर्स पे टेस्ट किया। तो इस तरीके से इन्होंने जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी काम किया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्योरी बिल्डिंग का भी काम किया। सिर्फ ऐसा नहीं था कि मन से कुछ भी विचार दिए, कुछ कुछ इन्होंने बहुत अच्छे सिद्धांत दिए जो आज भी रिलेवेंट है, और वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से ग्रीक सिविलाइजेशन जो है उसमें अंदर एक फिलॉसफी, एक ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो आगे बढ़ती है। अब कुछ मेजर रीजंस है जिनकी वजह से ग्रीक सिविलाइजेशन जो है उसके लोग ज्योग्राफी की इतनी नॉलेज एक्वायर कर पाए। तो अगर उनको प्रॉपरली क्लासिफाई करते हो आप, तो एक तो हमने देखा ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ ग्रीस। ग्रीस की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, एजियन सी में। तो एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी का जो ये रीजन है, इस पूरे रीजन के इसमें ये है, तो इस वजह से दोनों तरफ से, क्योंकि एजियन सी से सराउंडेड था, तो
एजेंसी के सराउंडेड होने की वजह से यहाँ के लोग बहुत अच्छे सेलर थे, नाविक अच्छे हुए, और साथ में नाविक अच्छे होने की वजह से वो दूर दूर तक के एरियाज में ट्रेवल कर पाए, जिससे उनको ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो अच्छी मिल पाई। ठीक है, लैंड एरिया में होते तो शायद उतना ट्रेवल नहीं करते, इन्होंने अच्छे सेलर होने की वजह से ओशन के एरियाज को कवर किया। और इस पूरे एरिया को अगर आप देखोगे तो ये एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट वाला एरिया है, वीक सरफेस है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी साउथ साइड से तो जा रही है, सदर्न साइड से तो यहाँ पर तो अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट है, और नॉर्दर्न साइड पे आपकी यहाँ यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है। और ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट की वजह से क्या है, ये थोड़ा एक्टिव प्लेट मार्जिन वाला एरिया था, बीच में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी था। ठीक है, इसकी वजह से एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट वाला रीजन था, तो वीक सरफेस थी, और इस वजह से फ्रेगमेंटेड नेचर था इस लैंड का, टूटा फूटा था। जगह जगह आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे, कोस्टल एरियाज भी इसके इरोडेड मिलेंगे, तो टूटा फूटा एरिया था। तो इनको यहाँ पर बहुत सारी लैंडफॉर्म्स ऐसी मिली जिनको इन्होंने डिस्कस किया। इसके अलावा क्योंकि एक्टिव प्लेट मार्जिन है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स जो है वो भी फ्रिक्वेंटली आते रहते थे, तो उसने भी इनके अंदर ईगरनेस डेवलप की कि भाई ऐसा क्यों है कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो इन्होंने उन सबको जो है स्टडी किया और उनको एनालाइज किया, और फिर इन्होंने इस पर थ्योरी दी। ठीक है, तो एक तो ये रीजन था। इसके अलावा टेरिस्ट्रियल वेरिएशन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारे टेरिस्ट्रियल वेरिएशन है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ग्रीस की ज्योग्राफी, इसके अराउंड के एरियाज को देखोगे तो ये एरिया ऐसे थे जिसमें आपको बहुत हिली और अनइवन सरफेस मिलेगा, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ सरफेस मिलेगी, हिली रीजन मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर देखोगे तो आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, आपको अदर माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, आपको लाइमस्टोन प्लेन्स भी मिलेंगे, डीप कट कोस्ट मिलेंगे, जो कोस्ट कटे फटे कोस्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हाई माउंटेन्स भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे माउंटेन्स जो विंटर सीजन में स्नो कवर्ड रहते हैं, ऐसे माउंटेन्स मिल जाएंगे। प्लेट्यूज मिल जाएंगे आपको, फर्टाइल आपको प्लेन्स का एरिया भी मिल जाएगा। मतलब ज्योग्राफी जो है ना यहाँ की, जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें आप देखोगे तो वेरिएशन बहुत है, हर तरह की लैंडफॉर्म है यहाँ पर। और माउंटेन ऐसे हैं जो स्नो कवर्ड हैं। और टेम्परेचर की बात करोगे अगर, तो विंटर सीजन जो है उसमें तो है टेम्परेचर लो है, समर सीजन में जो है वो टेम्परेचर हाई रहेगा। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी यहाँ पर नदियां हैं जो कोस्टल प्लेन के एरियाज में से बहती हुई ओशन में जाकर के मिल रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पूरा ज्योग्राफी जो है वो यहाँ की वो बहुत डाइवर्स थी। तो डाइवर्स ज्योग्राफी की वजह से भी इन लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाए। अगर एक ही जैसी ज्योग्राफी होती तो इनके नॉलेज लिमिटेड रह जाती। बट यहाँ पे क्या था कि वेरिएशन इन द ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसके अंदर बहुत था, लैंडफॉर्म्स में वेरिएशन बहुत था, तो इसकी वजह से इनको नॉलेज गेन करने में दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ देखो केप्स हैं, बहुत सारी केप्स है, आप देख लो ग्रीस के एरिया देख लो आप, यहाँ देखो इसमें कितने सारी केप्स हैं, और ये केप्स जो है वो दूर तक ओशन में एक्सटेंडेड हैं। अब जो कि केप्स दूर तक ओशन में एक्सटेंडेड है, तो इस वजह से क्या है कि इनको इजी हो जाता है, अगर ये किसी आइलैंड तक पहुंचना चाहे तो आसपास के आइलैंड तक इजीली पहुंच सकते हैं। फिर ट्रेडर जो थे उनको भी हेल्प मिलती थी इसकी वजह से। ठीक है, और कोस्ट बहुत फ्रेगमेंटेड था, टूटा फूटा था, तो इनको पोर्ट्स और हार्बर बनाने में भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, टूटा फूटा पोस्ट था, कटा हुआ कोस्ट था, तो उनको हार्बर और यहाँ पर पोर्ट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी इनके लिए आसान काम हो गया। ज्योग्राफी ने बड़ी हेल्प की इनको, मतलब ज्योग्राफिकल नॉलेज बढ़ने में इनकी ज्योग्राफी ने ही बहुत हेल्प की है इनको। ठीक है, इस तरीके से जो ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट था, मैं कह रहा हूँ ना कि ज्योग्राफिकल जो एनवायरमेंट है उसी ने इनकी हेल्प की ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज गेन करने में, और इसी वजह से जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी की अच्छी नॉलेज गेन कर पाए ग्रीक ज्योग्राफर्स। अंडरस्टूड। अब इसको अगर हम देखें तो इनकी जो नॉलेज जो थी वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इन्होंने पहले की सिविलाइजेशन से बहुत सारी नॉलेज ली। जैसे इन्होंने लिया आपको इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सुमेरियंस, अकेडियंस, असीरियंस, फोनिशियंस, इन सब से इन्होंने अपने से जो पहले वाली सिविलाइजेशन थी इनसे सबसे बहुत नॉलेज, ज्योग्राफी का नॉलेज को भी ऑब्टेन किया। इसके अलावा यहाँ पर कल्टिवेबल लैंड की बहुत कमी थी, मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं थी। अब जब कल्टिवेबल लैंड नहीं होगी तो इन्होंने नई लैंड को डिस्कवर करने के लिए यात्राएं बहुत की, ट्रेवल बहुत किया, और इससे जो नए एरिया है उनको ये डिस्कवर कर पाए। तो एक के लोग जो है वो
कल्टिवेबल लैंड की जो कमी थी उसने इसको एनकरेज किया कि ये सर्च कर रहे थे नई लैंड को और वहां जाके सेटल हो जा रहे थे, जिससे इनकी ज्योग्राफी का नॉलेज बढ़ती गई। यानी कि इन्होंने मेडिटेरेनियन सी के आसपास के पूरे एरियाज को इसलिए सर्च किया क्योंकि उनको कल्टिवेबल लैंड चाहिए होती है और वहां पर कल्टिवेबल लैंड की कमी थी, तो इसने भी हेल्प की इनकी। इसके अलावा एम्पायर का जो एक्सपेंशन हुआ, जैसे मैंने बताया कि 500 बीसी के बाद जैसे किंग लुइस फिलिप आए थे, इसी तरीके से यहाँ पे अलेक्जेंडर आए, तो इन्होंने 5th सेंचुरी बीसी के बाद अगर आप देखोगे तो ग्रीक कॉलोनी जो है वो पूरे मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के रीजन में फैल गई, जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि 5th सेंचुरी बीसी के बाद पूरा एरिया जो है देखो, ग्रीक होमलैंड को अगर देखोगे तो बहुत कम एरिया था, बाद में इन्होंने कॉलोनीज बसाई, अलग अलग ट्रेड रूट्स डेवलप किए, तो इस तरीके से जो ये एरिया जो था इन्होंने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था। और इस वजह से क्या हुआ कि इस वजह से इनको बड़े एरिया के बारे में इनको नॉलेज गेन होने में इजी रहा, इन्होंने बड़े एरिया को कैप्चर किया। अब इसमें जो कुछ एरिया ऐसे थे जो कि ज्योग्राफिकल नॉलेज के सेंटर हो गए, जैसे मिलेटस था एक, मिलेट्स, ठीक है, मिलेटस जो था वो एनातोलिया के रीजन में था। कहां था? एनातोलिया का रीजन है जिसे हम एशिया माइनर के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो एनातोलिया या एशिया माइनर का जो रीजन था इसके अंदर क्या था आपका, इसके अंदर मिलेटस था, वो सेंटर ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज बन गया। और यहां से आप देखोगे तो थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, ये तीनों मिलेट शहर के ही निवासी थे, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। थेल्स, एनेक्सिमेंडर और हिकेटियस जो है वो कहां के थे? यहीं के थे, मिलेटस के। और इसके अलावा आप इजिप्ट में जब पहुंचे तो इजिप्ट के अंदर एक अलेक्जेंड्रिया सिटी था जिसके अंदर एक फेमस लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी में सारे स्कॉलर जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो वहां से नॉलेज गेन करते थे। तो इनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि अलेक्जेंड्रिया जो ग्रीक सिविलाइजेशन की सारी नॉलेज जो है वो वहां अलेक्जेंड्रिया में थी। ठीक है, तो उन लोगों से जो नॉलेज गेन करनी थी उसमें भी इनको आसानी मिली। और इस वजह से आप देखोगे तो इराटोस्थनीज और हिप्पारकस तो वहां के जो है चीफ लाइब्रेरियन भी रहते, हेड रहे थे लाइब्रेरी के, जबकि दोनों ग्रीक स्कॉलर थे, इराटोस्थनीज और हिप्पारकस। बट वहां के जो किंग थे इजिप्ट के, उन्होंने इनको इनवाइट किया कि यहां करके स्टडी करें और उसका पद संभालें, तो इन्होंने चीफ लाइब्रेरियन पहुंचे, इराटोस्थनीज और हिप्पारकस बने। तो अलेक्जेंड्रिया ने भी हेल्प की और मिलेटस ने भी हेल्प की। अगर एक्सपेंशन नहीं हुआ होता तो यहां तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद शार्प इंटेलिजेंस। अब ये ऑब्वियस था कि जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उनके, अगर हम नॉलेज की बात करें तो उनके पास साइंटिफिक एप्टीट्यूड था, साथ में नेचर ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना चाहते थे, बहुत ईगर थे, फिलोसफिकल इनका आउटलुक था। इसके अलावा हाई करेज था, करेज तो था ही, बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर जाते थे। वर्सेटाइलिटी थी ऑफ इंटेलेक्ट, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल थे, अलग अलग डायरेक्शंस में सोच रहे थे ये। ठीक है, और कंप्रीहेंसिव माइंड था और क्यूरोसिटी थी इनके बीच में, इन नए नए एरियाज को जानना चाहते थे। और इन सब की वजह से इन्होंने बहुत बड़े एरिया में ट्रेवल किया और वहां से ज्योग्राफिकल नॉलेज जो थी उसको ऑब्जर्व करके जो स्पेसिफिक जो फीचर्स थे उनको ऑब्जर्व किया, चाहे वो किसी भी खुद की कंट्री से रिलेटेड हो या दुनिया के दूसरे अलग अलग पार्ट्स हों। ठीक है, हर जगह ये जाकर के इन्होंने ज्योग्राफिकल नॉलेज को एक्वायर किया। क्यों? क्योंकि ये खुद भी जो है वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाले थे, हर चीज को जानना चाहते थे। इनके जो माइंडसेट जो था वो एक फिलोसफिकल आउटलुक था और इनके अंदर करेज बहुत था। करेज का मतलब कि दूर दूर तक ट्रेवल कर लेते थे। हमारे यहाँ क्या था कि हम जो है वो ट्रेवल हम लोग भी करते थे, बट हमारे यहाँ जो है वो ट्रेडर्स ही ज्यादा कर रहे थे। यहाँ के आम आदमी भी ट्रेवल कर रहे थे क्योंकि इनको रहना ही पानी के आसपास था। ठीक है, एजियन सी पे डिपेंडेंस थी, मेडिटेरेनियन सी पे डिपेंडेंस थी, तो क्योंकि अच्छे सेलर थे तो ये ट्रेवल कर जाते थे, दूर तक चले जाते थे, तो नॉलेज को एक्वायर करते थे। ठीक है, तो ये सब रीजन थे जिनकी वजह से ग्रीक सिविलाइजेशन जो है उसमें एक अच्छे फिलोसफर्स मिले और इन फिलोसफर्स ने ही ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है उसको आगे बढ़ाया। इन्होंने आसपास के एरियाज की ज्योग्राफिकल नॉलेज ली और अपने अपने सिद्धांत पेश किए। अब इसमें हम दो ज्योग्राफर्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका होमर, ये होमर है। होमर जो है इसको अगर देखोगे तो एक बहुत बड़े जो है वो ग्रीक पोइट माना जाता है इनको, और मतलब पॉसिबली ये जो है वो फर्स्ट ग्रीक पोइट है। कौन? होमर। जो पहले कवि जो थे वो ये थे और इन्होंने दो बुक लिखी थी, इलियड और ओडिसी। ठीक है, तो ओडिसी और इलियड जो दो बुक लिखी हैं होमर ने वो 9th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी। तो पहले ऐसे थे जो ग्रीक पोइट थे ये, और इन्होंने
दो बुक लिखी, दो एपिक्स लिखी थी इनकी, दो वृत्तांत है इनके एक तरीके से, जो इन्होंने दो महाकाव्य कब लिखे, ये लिखे इलियड और ओडिसी 9th सेंचुरी बीसी में। और ये जो है वो छंद थे, छंद में बना हुआ था, मेट्रिकल एपिक्स हैं ये। छंद मतलब दो होते हैं ना, गद्य और पद्य, तो ये पद्य में थे, छंद में थे, कविता की फॉर्म में इन्होंने बातें बताई थी, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, इनका एक हीरो था ओडेसस, उस ओडेसस की पूरी जो यात्रा थी ना उसका वर्णन किया। कैसे किया कि ओडेसस जो है वो एक ट्रॉय वॉर पे गए थे, ट्रोजन या ट्रॉय का वॉर था जो हुआ था 1280 से 1180 के बीच चला था। तो ओडेसस जो है वो अपने यहां से ट्रॉय गए, अपने जो होमलैंड था इनका, ठीक है, जिसको बोला जाता है अतिका, ठीक है, वहां गए और एक मिनट, यहां से जाते हैं ट्रोजन या ट्रॉय वार में, इथाका जो है यहां जाते हैं ओडिसस ने। तो इथाका यानी कि इनका जो होमलैंड था, एक आइलैंड था ये, ठीक है, इस आइलैंड पे इनका घर था। इसको मैं आपको बता देता हूं कहां है इथाका। ये देखिए, ये आपको ओलंपिया दिख रहा है, इस ओलंपिया के पास यहां पर ही एक आइलैंड है, ठीक है, इस पे इनको आना था। और यहां पर ये यहां से कहां गए थे, ये रहा ट्रॉय, इस ट्रॉय वॉर में गए थे। ये वॉर हुआ था 1280 से और 1180 के बीच, ठीक है, ये यहां गए थे ट्रॉय। और यहां से जब ये इथाका की होते हैं, ये वापस आते हैं, जो इनका होमलैंड था, जो इनका आइलैंड था, तो ये क्या होता है कि यहां पर रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि इनकी नाव जो है वो एक तूफान में फंस जाती है। तो बोट जो है वो एक स्टॉर्म में फंस जाती है और उसकी वजह से रास्ता भटक जाते हैं। और इनको यहां पहुंचने में 20 ईयर्स का टाइम लगता है, 20 साल का टाइम लगता है इनको, ठीक है। और इस पूरी यात्रा पे ही इन्होंने ये पूरी दो बुक्स लिखी हैं, ओडेसस और इलियड। और अभी आपको पता है कि ओडिसी जो है, इसके ऊपर ही अभी हमारे हॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नॉलन, उन्होंने अभी एक मूवी बनाई है ओडिसी, जो बहुत फेमस हो रही है। तो वो इसी पे बनी हुई है, इसी बुक पे बनी हुई है। जो ओडेसस नामक जो हीरो था, उसी का जो 20 ईयर्स का जो ट्रेवल था पूरा, उसमें 20 साल वो कहाँ कहाँ गया, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में गया, किन किन जनपदों में गया, वहाँ की पब्लिक कैसी थी, वहाँ का जो आप ज्योग्राफी कैसी थी, इस सब को इसने डिटेल में डिस्कस किया। तो 20 साल लगे थे इसको इथाका वापसी में, ठीक है, वापस अपने होमलैंड आने में, अपने आइलैंड पे पहुंचने में 20 ईयर्स लगे थे। तो उसी का जो है इसने डिस्कशन किया हुआ है, समझे। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थ्रिलिंग डिस्क्रिप्शन है, प्लेसेस थ्रू विच द ओडिसिस पास्ड, ओडिसिस जहां जहां से भी गुजरा उसका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थी, एनवायरनमेंट कैसा था, ह्यूमन क्लासेस कैसी थी, इन सबको इन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि अलग अलग वर्ग कैसे बने हुए थे, लोग कैसे रहते थे, क्या क्या वहाँ का एनवायरनमेंट था, कैसी वहाँ की जलवायु थी। इस सबको किसने बताया है, होमर ने, अपनी दोनों बुक्स के अंदर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये एपिक जो है उस टाइम का जो हैबिटेबल वर्ल्ड था, जो नोन वर्ल्ड था, अब नोन वर्ल्ड बहुत ज्यादा नहीं था, ये लिमिटेड ही जगह थी जिसको ये लोग जानते थे 9th सेंचुरी बीसी तक। तो इस पूरे नोन वर्ल्ड का जो है, इस पूरे एरिया का इनको बहुत अच्छा क्या मिलता है, ज्ञान मिला, उसमें बहुत अच्छे से इसने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, होमर की ओडिसी और इलियड के अंदर। और इसमें अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने अर्थ के बारे में भी कुछ विचार दिए थे होमर ने। होमर ने कहा कि जो पृथ्वी है वो एक तस्तरी की तरह है, लाइक ए सॉसर है, ठीक है, और वो सराउंडेड है सी से, चारों तरफ से सी से सराउंडेड है। मतलब इसको पूरी पृथ्वी की नॉलेज नहीं थी, बट ये मानता था कि जहां आप रह रहे हो ये पूरी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है, चपटी है बिल्कुल, ठीक है, और किसके जैसे है, सॉसर की तरह है, चपटी और गोल है, राउंड शेप में है। और इस तस्तरी के चारों तरफ क्या है, आसमान, सी है, ठीक है, पानी है, उसके बीच में तैर रही है अर्थ, ठीक है। अब इसने स्काई के बारे में क्या कहा, इसने स्काई के बारे में और भी ज्यादा बड़ी बात कह दी। स्काई के बारे में कहा कि जैसे ये तस्तरी है, इसके जस्ट ऊपर एक कॉनकेव शेप में, जैसे आपके मान लीजिए ये तस्तरी है पृथ्वी, इसके ऊपर ऐसे कॉनकेव शेप में जो है आपको क्या मिलेगा, आसमान है, ठीक है, स्काई है। और ये जो स्काई है इसको इसने वॉल्ट ऑफ हेवन कहा, स्वर्ग, ये मेहराब, मेहराब होता है ना जो ऊपर से कवर करता है, छत्र, तो ये स्वर्गीय मेहराब की तरह है। और इसके जो पिलर्स है ना,
वो कहाँ टिके हुए हैं? एटलस माउंटेन्स के रीजन में जो पिलर्स हैं उसके ऊपर ये टिका हुआ है। मतलब बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में बोला इन्होंने, बट क्योंकि नॉलेज इतनी ही थी इनको तो इन्होंने उसी चीज में बता दिया है। इन्होंने कहा कि जो स्काई है वो अपनी अर्थ के बराबर ही है, ठीक है, सॉलिड कॉनकेव सरफेस है वॉल्ट ऑफ हेवन ग्रुप में, और एज वास्ट एज अर्थ, जितनी अर्थ है उसके बराबर ही क्या है? आसमान है, स्काई है। और स्काई जो है वो कॉनकेव शेप में है, स्वर्गीय मेहराब की तरह, मेहराब मतलब छत्र की तरह, कवरिंग की तरह है, जो टिका हुआ किस पे है? जो एटलस माउंटेन के जो रीजन है, यहाँ एटलस माउंटेन है और एटलस माउंटेन के रीजन में खंबे हैं, उन खंभों पे टिका हुआ है। कौन? स्काई, ऐसे इसने कहा, ठीक है। तो होमर जो है उसके ये सब चीजें थोड़ी सी अनसाइंटिफिक थी। और इसने एक और चीज कही कि जो सूर्य जो उदय होता है वो कहाँ होता है? तो इसने कहा कि डेली सूर्य जो है वो पानी में जाकर के, ओशन में जाकर के छिपता है और ओशन से ही वापस बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसने कहा कि एवरीडे जो सन है वो कहां से निकलता है? ओशन से निकलता है और वापस जाकर के ओशन में ही छुप जाता है। और ऐसे ही तारे करते हैं, स्टार्स भी ऐसे करते हैं, क्योंकि डे टाइम में जब स्टार्स और इसको सन नहीं दिखते थे तो इसने सोचा कि वो सब क्षितिज में जाके और ओशन में समा गए हैं और वापस निकल के दूसरी तरफ से फिर से नेक्स्ट डे आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ही तो स्टार्स करते हैं और ऐसे ही क्या करते हैं? सन करता है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सन जो है वो सुबह तो डेली निकलता है ओशन में से और छिप जाता है वापस सागर में। ऐसे स्टार जो है वो रात में सागर में से, ओशन में से निकलते हैं एंड अगेन मॉर्निंग में ओशन में ही छुप जाते हैं। ये किसने कहा? होमर ने कहा, ठीक है। बट यहां इनका जो एक कंट्रीब्यूशन था वो थोड़ा सा रिलेवेंस है, वो ये कि इन्होंने उस टाइम जो 4 डायरेक्शन से आने वाली 4 तरीके की जो विंड्स थी ना, उनके बारे में इन्होंने नॉलेज दी थी, ठीक है। 4 अलग अलग डायरेक्शन से जो 4 विंड आ रही थी उनकी नॉलेज दी थी। जैसे इन्होंने दिया बोरस, ठीक है। बोरस जो दिया, बोरस इन्होंने जो दिया उसमें इन्होंने दिया कि बोरस एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड है जो आ रही है नॉर्थ की साइड से, ठीक है, और जो स्काई को क्लियर रखती है और क्लाउडलेस है। तो नॉर्थ से आने वाली ठंडी तेज हवाओं को नाम दिया इसने बोरस। जब ये आती है तो आसमान साफ हो जाता है और इसके साथ साथ क्लाउडलेस स्काई होता है। इसके बाद इसने साउथ वाली जो थी उसको कहा नोटस। नोटस का मतलब बहुत तेज स्टॉर्मी विंड है और ये जो है वो ह्यूमिड है, अपने साथ ह्यूमिडिटी लाती है और कभी कभी ये बहुत तेज उग्र हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है? बारिश लेके आती है साउथ से आने वाली। तो अगर हम बात करें तो नॉर्थ से जो आ रही है वो तो है बोरस, जो साउथ से आ रही है वो है नोटस। इसके बाद इसने कहा कि कुछ विंड ईस्ट से आती है जिन्हें यूरस कहा इसने, बोरस, नोटस, यूरस, ई। यूएस कहा जो ईस्ट से आती हैं और ईस्ट से आने वाली जेंटल विंड है, जो ईस्टर्न साइड से आ रही है, वार्म एंड जेंटल विंड है, गर्म है, और जेंटल विंड है वार्म। जबकि जो वेस्ट साइड से आ रही है इसको कहा इसने जेफायरस, ठीक है, जेफायरस। और ये साउथ से आती हैं, पर ये कैसी हैं? ये विंड जो है वो फियर्स स्टॉर्म्स लाती हैं, बहुत तेज चक्रवात लेकर के आती हैं, और ये चक्रवात जो है तूफान लेकर के आती है, इसको बोला जेफायरस, ठीक है। तो ये ब्रिंग स्टॉर्म्स फ्रॉम दी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्दर्न साइड से जो है क्या फ्रॉम द वेस्ट, वेस्टर्न साइड से क्या ला रही है? तेज चक्रवात लेके आते हैं। और आज भी आप देखते हो कि वेस्टर्न साइड से जो यहाँ आती है, यहाँ पे हमारे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं ना, टेम्परेट साइक्लोन इधर से आते हैं मेडिटेरियन सी में, वेस्ट टू ईस्ट साइड में चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसने कहा, तो इसने बोरस, नोटस, यूरस और जेफायरस 4 कहा, ठीक है। तो विंड को लेकर के इसका जो है होमर का बहुत अच्छा व्यू था, इसने चारों दिशाओं से आने वाली विंड्स के बारे में नॉलेज दी थी। क्लियर है? इसके बाद एक और ज्योग्राफर आते हैं, थेल्स। थेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स, थेल्स जो है उसको अगर आप देखो तो थेल्स जो है वो एक फेमस ग्रीक फिलोसफर थे, एक अच्छे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, और 7 सेजेस ऑफ द ग्रीस में इंक्लूड किया जाता है। ग्रीस के जो 7 टॉप विद्वान थे उस टाइम के, जो गोल्डन एज के, उनमें से इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो 7 सेजेस ऑफ ग्रीस के अंदर इंक्लूड है कौन? थेल्स। और थेल्स जो है इन्होंने कहा कि द बिगिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क, कि आप काम को कैसे शुरू करते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ आप 10th क्लास वगैरह में भी पढ़ते हो कि इन्होंने एक थेल्स जो है
एक इन्होंने थ्योरम दी थी। इस थ्योरम को अगर देखो तो इसमें थ्योरम क्या थी, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इट डिवाइड्स दो साइड्स प्रोपोर्शनेटली। यानी कि अगर ये पैरेलल इसके साथ साथ पैरेलली मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ई और एफ, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये इसका कहने का मतलब है। ये थ्योरम थी जो थेल्स ने दी। इसके अलावा थेल्स की एक थ्योरम ये भी है कि अगर किसी सेमी सर्कल जो है उसमें ट्राइंगल बनाया जाता है तो ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जो पेरिफेरी के साथ बनेगा। ठीक है, ये थेल्स की थ्योरम थी। तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, बट इनकी ज्योग्राफी में भी कंट्रीब्यूशन था। थेल्स सिर्फ मैथमेटिक्स तक लिमिटेड नहीं थे, ज्योग्राफी में भी कंट्रीब्यूशन था। क्या था, तो एक एंशिएंट फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे और मिलेट सिटी के रहने वाले थे। मैंने पहले बताया कि मिलेट सिटी जो है, यहां देखो आप मिलेट्स कहाँ हैं, देखो ये मिलेट्स है। ये पूरा एनातोलिया का रीजन है, जिसे आज का जो है आपका टर्की आता है, एनातोलिया है, ये एनातोलिया का रीजन है जिसे हम आज का टर्की का रीजन है। यहाँ है मिलेट्स, एशिया माइनर भी बोलते थे इसको। तो यहाँ पर था मिलेट्स, तो यहाँ का रहने वाला था। और ये मिलेट्स जो है वो एक मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग था और कॉमर्स का बहुत अच्छा सेंटर बन चुका था क्लासिकल पीरियड के अंदर भी। और यहाँ ये एजेंसी के कोस्ट पे था और यहाँ से इसने क्या किया, इसने अपनी नॉलेज की जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि एक फेमस मर्चेंट था, एक सक्सेसफुल मर्चेंट था, एक ट्रेडर था, ठीक है, व्यापारी था ये। तो ये क्या करता है, व्यापारी था, ये जाता है ये जाता है इजिप्ट। जब ये इजिप्ट पहुंचता है तो वहां ये देखता है कि वहां पे कुछ पंडित थे, कुछ प्रीस्ट थे। वो क्या कर रहे थे कि वो बेस लाइन को मेजर कर रहे थे और एरिया को मेजर करने का काम कर रहे थे। आधार रेखा और क्षेत्र, बेस लाइन को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे और एरिया को मेजर करने की कोशिश करते। और इसमें ये लोग किसको यूज में ले रहे थे, ये यूज में ले रहे थे ज्योमेट्री को। ठीक है, तो इनको वहां से ज्योमेट्री की नॉलेज मिलती है, तो इनके मन में भी आता है कि हम लोगों को भी ये सीखना चाहिए। तो वहां से ज्योमेट्री के लिए इनकी नॉलेज स्टार्ट होती है और फिर ये मैथमेटिक्स के फील्ड में काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कौन, थेल्स। ठीक है, लिया कहां से, इजिप्ट में जो प्रीस्ट जो काम कर रहे थे उससे ये इंस्पायर होते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी थ्योरम दी जो मैंने आपको बताई, बहुत सारे इन्होंने इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम्स को जन्म दिया, कुछ थ्योरीज दी। और इसके साथ साथ इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि ये पहले बंदे थे जिन्होंने अलग अलग पोजीशन ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस जो है वो स्टार्ट किया, मेजर करने का काम किया। तो ही इज क्रेडिटेड विद द स्टार्टिंग द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ फर्स्ट। तो इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को नापने का काम जो है ना स्टार्ट किया थेल्स ने। ठीक है, तो अलग अलग लोकेशंस को डिसाइड करने का काम किया, अलग अलग प्लेसेस की पोजीशन डिसाइड करने का काम किया और इन्होंने पृथ्वी को नापने का काम शुरू किया, थेल्स ने किया सबसे पहले। क्लियर। तो थेल का जो ये काम है, अब अगर इसको देखो तो इसने इजिप्ट पे बहुत काम किया, इसको नॉलेज थी इजिप्ट की बहुत अच्छी। ये नाइल रिवर के डेल्टा को बहुत अच्छे से जानते थे और वहां कैसे बाढ़ आ रही है इसके बारे में इन्होंने बताया। और इसके अलावा इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में भी काम किया। तो इन थेल्स वर्क किया जो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ इजिप्ट, इसके अलावा नाइल रिवर, वहां आने वाली फ्लड और साथ में मैथमेटिक्स के एरिया में इसने काम किया था थेल्स ने। और थेल्स जो है उसने कहा कि जो नील नदी है वो आज हम ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल कहते हैं ना, तो इसने भी यही कहा कि ये बाहेल गजल और बाहेल अजरक से बनी हुई है। व्हाइट नाइल को क्या कहा, बाहेल गजल, और ब्लू नाइल को क्या कहा, बाहेल अजरक। तो बाहेल गजल और बाहेल अजरक से बनी हुई है, ब्लू व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल से बनी हुई है। ये किसने बताया, थेल्स ने उस टाइम बताया, ये 6th सेंचुरी BC के अंदर। ठीक है, और इसने कहा कि जो अर्थ है, इसने भी वही कहा कि एक स्फेरिकल सॉसर की तरह, एक चपटी तस्तरी की तरह, गोल तस्तरी की तरह, और ये मिडल ऑफ द यूनिवर्स में, यानी कि यहां इसका कहना यह था, ये उस पक्ष में थे कि अर्थ सेंट्रिक है यूनिवर्स है, मतलब ये पृथ्वी को यूनिवर्स के केंद्र में मानते थे। मिडल जो है उसमें कौन है, यूनिवर्स के मिडल में है अर्थ, और एक चपटी तस्तरी की है। तो यानी कि इनकी थॉट जो थी वो अर्थ सेंट्रिक यूनिवर्स की थी कि सेंटर में अर्थ है, उसके चारों तरफ यूनिवर्स है। ठीक है, और अर्थ कैसी है, सॉसर टाइप की है, फ्लैट है। और ये कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे, ब्रह्मांड का, तारों का, इनका भी ज्ञान था इनको।
और इन्होंने ही सोलर एक्लिप्स को सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था। और उस टाइम जो है वो ऐसा माना जाता है कि मई 28 585 थी। ठीक है, मई 28 585 को पहली बार सोलर एक्लिप्स को प्रेडिक्ट किया था। किसने किया था? थेल्स ने किया था, क्योंकि एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे और कॉस्मोलॉजिस्ट होने की वजह से ब्रह्मांड जो है उसके विज्ञान में अच्छे महारथी थे। तो इन्होंने प्रेडिक्शन किया सोलर एक्लिप्स का 28 मई 585 बीसी के अंदर। ठीक है, तो थेल एक अच्छे ज्योग्राफर तो थे ही, साथ में इनका ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में तो था ही, साथ में इनका कॉस्मोलॉजी में भी कंट्रीब्यूशन था और ज्योग्राफी में भी था, क्योंकि इन्होंने नाइल रिवर के डेल्टा के बनने को भी बताया था। ठीक है, नाइल रिवर के डेल्टा को भी इन्होंने बताया था कि नाइल रिवर का डेल्टा कहाँ है। और उसके साथ साथ इन्होंने फ्लड और उसमें आने वाली जो बाढ़ आ रही थी ना, उसको भी इन्होंने डिटेल में बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो आपके ज्योग्राफर्स थे, जो ग्रीक ज्योग्राफर्स थे, इन ग्रीक ज्योग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है ज्योग्राफी के सेंस में। बट एक चीज देखिए कि इनके उस टाइम जो विचार थे ना, वो पर्टिकुलरली ज्योग्राफिकल सेंट्रिक नहीं थे कि ये सिर्फ ज्योग्राफी को जानना चाहते थे, ये सिर्फ नॉलेज गेन करना चाहते थे। तो ये तो पूरे स्कॉलर थे, हर चीज की नॉलेज, यानी कि एक मैथमेटिशियन भी था तो वो कॉस्मोलॉजिस्ट भी था तो वो ज्योग्राफर भी था। ठीक है, इसके साथ तो पॉलिटिक्स की नॉलेज भी रखता था, यहाँ के राजा महाराजाओं को वो ज्ञान भी देते थे, जो यहाँ के रूलर्स थे उनको पॉलिटिक्स की भी नॉलेज देते थे। इस तरीके के यहाँ पे ग्रीक जो है फिलोसफर थे। और यहाँ की जो टोपोग्राफी है, कि लैंड फॉर्म है उसने, यहाँ की क्लाइमेट ने, और साथ में जो इन्होंने प्रीवियस जो यहाँ के सिविलाइजेशन से उनसे जो नॉलेज गेन की, उससे इन्होंने आगे ज्योग्राफी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का काम किया। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने ग्रीक ज्योग्राफी के डेवलपमेंटल फेज को समझा कि क्यों ग्रीक में जो है वो ज्योग्राफी डेवलप होती है। और साथ में हमने दो ज्योग्राफर्स को पढ़ लिया है, थेल्स को और होमर को हमने इसमें डिस्कस किया। होमर जो एक कवि थे, महान कवि थे, और उन्होंने ओडिसी और इलियड लिखी, जो 9th सेंचुरी में ट्रोजन वॉर पे लिखी गई थी। ओडिसस नामक एक जो नायक था, एक हीरो था, उसकी कहानी है पूरी उसके अंदर, कि वो कैसे 20 ईयर्स तक किन किन एरियाज में गया। ठीक है, थेल्स जो कि एक मैथमेटिशियन थे, इंस्पायर हुए थे इजिप्ट के प्रीस्ट को देख करके, इजिप्शियन प्रीस्ट को देख करके इंस्पायर हुए। उन्होंने ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के एरिया में काम भी किया और थ्योरम भी दी, जो मैंने आपको थ्योरम बताई है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके ग्रीक स्कॉलर्स को ही जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके हिकेटियस आएगा, हेरोडोटस आएगा, हिप्पार्कस आएगा, सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ ग्रीक स्कॉलर्स को डिस्कस करेंगे, उनका ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। Till then, stay connected, keep learning and please subscribe the channel and press the bell icon। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।